सभी को नमस्कार। आज मैं यूनिट 5 में ह्यूमन कंडक्ट एंड गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल एथिक्स इस विषय पर चर्चा करूंगा। ये यूनिट 5 ह्यूमन वैल्यूज़ का पार्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और नॉर्मली इसमें बहुत सारी बार बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और कन्फ्यूजन की वजह है उसके शब्द भी हैं। कन्फ्यूजन की वजह है उसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसमें भी बहुत समझ में नहीं आता है कि क्या एक्चुअली में है। लेकिन जब अगर इसका कोर्स वर्क पहली यूनिट से लगातार देखते जाए तो पहली यूनिट में जो सोसाइटी का करंट स्टेट दिखाया गया है, फिर यूनिट 3 में सोसाइटी का करंट स्टेट दिखाया गया है, तो उसको लेकर और फिर क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए थी उस पर जब चर्चा करने जाते हैं, उनके बीच के बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाते हैं तो बात समझ में आती है कि एक्चुअली में इस यूनिट में कहा क्या गया है। तो जो व्यावसायिक ये हैं रूल्स और रेगुलेशंस हैं उस पर जब हम बात करने जाते हैं, ठीक है, तो मानव कार्य व्यवहार और कार्य व्यवहार की जब हम बात करते हैं तो कार्य में व्यापार भी होता है, तो व्यापार में भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसके भी कुछ एथिक्स होते हैं, तो उस पर बात करना परम आवश्यक होता है। लेकिन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है? तो जब मैं अपने परिवार में जीने जाता हूँ और यहाँ पर जीने जाता हूँ तो क्या दोनों में कुछ अंतर दिखाई देता है? नीतियाँ क्या है, अब कंडक्ट क्या है, ठीक है, कैरेक्टर क्या है, इन सब पे बात करना आवश्यक हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर हम लोग यूनिट 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए, वैल्यूज जो पहली यूनिट से हम लोग देखते आ रहे हैं वो क्या है? सही समझ, समझ ठीक हो जाए, व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या करना है के साथ एक और क्वेश्चन आता है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्यों करना है, ठीक है, तो क्या करना है, तो खाना खाना है, क्या करना है, मेरा क्वेश्चन आया खाना खाना है, तो क्यों खाना है, ठीक है, तो उत्तर आता है शरीर के पोषण के अर्थ में। इसका मतलब शरीर के पोषण के अर्थ में है तो भोजन कर सकते हैं, भोजन करना चाहिए, शरीर के पोषण के अर्थ में भोजन करना चाहिए। इसके आधार पर जो मेरे विचारों में चलता है वो हाउ टू डू, कैसे करना है, वो मेरे विचारों में चलता है। तो अगर समझ ठीक बन जाती है और उसको जीने के लिए मुझे प्रयास करना है तो जीने के पहले मेरे विचारों में कुछ प्रक्रिया चलेगी जिसमें कुछ पॉलिसी डिसाइड होगी। तो जो वैल्यूज हैं वो है सही और गलत में अंतर, सही क्या है गलत क्या है उसको ठीक ठीक समझ पाए, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर वेरीफाई करें और ये देख पाए यह ठीक है, यह ठीक नहीं है, ठीक है। अब वो मेरे परिप्रेक्ष्य में केवल बात नहीं करना है, अब वो परिप्रेक्ष्य में बात करना है संबंध के, क्योंकि संबंध में सुख है, इसको पहचान पा रहे हैं, तो सही समझ बनती है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए, जो करना है वो कैसे करना है, तो उस पर कुछ पॉलिसी बनाते हैं। वो मेरे विचारों में कुछ चलता है, बहुत सारे ABCDE ऑप्शंस होंगे, उन सारे ऑप्शंस पर अलग अलग विचार करेंगे, उसमें भी प्रपोजल लेंगे और उसके आधार पर ये वेरीफाई करने का, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर ये वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा वाला करेंगे तो ठीक रहेगा। अब वो ठीक रहेगा तो जब मैं विचारों में क्या कैसे करना है पे बात करता हूँ तो उसमें भी अगर प्रोडक्शन की बात है तो क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, अगर कलेक्शन की बात है तो क्यों कलेक्ट करना है, ठीक है, ये सारी चीजों उसमें संबंध का भाव है कि नहीं, भविष्य में इसका क्या अर्थ रहेगा, इन सारी बातों पर चर्चा करो। ये पॉलिसी तो मेरे विचारों में जो चलता है वही पॉलिसी फॉर्म में दिखाई देता है, वो पॉलिसी फॉर्म में होता है, वो मेरी पॉलिसी है। और उसके आधार पर जब मैं जीने जाता हूँ तो मेरे कार्य और व्यवहार, मेरा कार्य और व्यवहार लोगों के प्रति होता है और उससे मेरा चरित्र निर्भर करता है, उस पर मेरा चरित्र निर्भर करता है। तो मैं जो कर रहा हूँ वही मेरा चरित्र है। तो क्या करना है, कैसे करना है और फिर कर रहा हूँ मैं, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों को अगर नामनक्लेचर दिया जाए तो वैल्यूज हैं, वैल्यूज का मतलब पार्टिसिपेशन भी हुआ, पॉलिसी है और कैरेक्टर है। ये तीनों दो दो नंबर में एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। वैसे तो अगर ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इन तीनों को समझना। तो अगर सही समझ को देखने जाए तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर मेरे क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इसको डिसाइड कर पाना, उसकी लाइन के इधर और उधर ठीक ठीक देख पाना, दोनों को मिक्स नहीं करना, डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट के साथ जीने जाना, लॉन्गर ऑर्डर में क्या पार्टिसिपेशन है मेरा सोसाइटी के प्रति, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको समझ पाना, ये सही समझ है, ये समझना है। और जब
मैं अपने विचारों में उसको ले आता हूँ कि ये सारी चीजें ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है, तो जब इम्प्लीमेंट करने जाऊंगा, उसे समझ के आधार पर, उस संबंध के भाव को ध्यान में रखते हुए फिर से नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर अलग अलग जो ऑप्शंस हैं उनको मैं वेरीफाई करने जाऊंगा, और वेरीफाई करके ये देखने का प्रयास करूंगा कि ये जो पॉलिसी है ये भी संबंध के अर्थ में है या नहीं है। और उसको जब मैं जीने जाता हूँ तो जीते हुए मेरा चरित्र दिखाई देता है। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो डेवलपमेंट है वो इसी सीरीज में दिखाई देता है। पहली पोजीशन पर समझ बन जाएगी तो विचारों में भी ठीक ठीक नियंत्रण रख पाएंगे, और मेरा कार्य और व्यवहार भी ठीक हो सकता है। तो जो वैल्यूज मेरी होंगी उसके आधार पर पॉलिसीज अच्छी हो पाएंगी, और उस पर मेरा चरित्र निर्भर करता है। और जैसा मेरा चरित्र होगा वैसा ही मेरे साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है उसको दिखाई भी देगा, और अगर वो मुझसे कुछ सीखना चाहता है तो वैसे ही सीखेगा। इसीलिए कहा गया कि जब मैं राजा की बात करूं, राजा और प्रजा दो वर्ड होते हैं। तो अगर मैं राजा की बात करूं तो राजा की का जो चरित्र होता है उसकी पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। तो वो जो पॉलिसीज बनाता है वो प्रजा के लिए बनाता है। तो प्रजा के प्रति उसने संबंध का भाव रखा हुआ है, ठीक है, या संबंध का भाव नहीं रहा है, संबंध का अभाव रहा है। ऐसी कंडीशन में जो पॉलिसीज बनाएगा उससे उसका चरित्र सीधे सीधे दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होता है। और फिर प्रजा की नजर में उसका जो चरित्र बनता है उसके आधार पर प्रजा उसके साथ कार्य और व्यवहार करती है। अगर प्रजा आंख मूंद कर अपने राजा पर विश्वास करती है तो ऐसी कंडीशन में राजा का जो चरित्र होगा, अगर वो संबंध विहीन होगा तो प्रजा भी संबंध विहीन जीना शुरू करती है। इस तरह से जो राष्ट्र है उसमें जो माहौल हो तो खराब होता दिखाई देता है। अगर राजा की जो नीतियां हैं वो संबंध भाव से हैं और प्रजा उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती है, ऐसी कंडीशन में उसकी नीतियों से जो उसका चरित्र बनता है, उसका कार्य व्यवहार होता है, उससे जब प्रजा सीखने जाती है तो अच्छा सीखती है, और राष्ट्र का ठीक ठीक निर्माण होता हुआ दिखाई देता है, राष्ट्र के प्रति योगदान दिखाई देता है। राजा का ये भी कर्तव्य है कि जो उसने सही समझा है, तो समझ में ये भी है कि ठीक ठीक मैं अपने में जांच परख कर लूं, जांच परख करने की हैबिट भी मेरे में हो जाए। अगर ये ठीक ठीक मेरे में हो पाता है, मैं राजा हूँ, तो मैं प्रजा को भी इस बात के प्रति आश्वस्ति दिलाऊं कि इस तरीके से आप भी अपने में जांच परख कर सकते हैं। तो आंख मूंद कर कोई प्रजा किसी पॉलिसीज पर सीधे सीधे भरोसा नहीं कर लेगा, बल्कि वो हर पग जांच परख करके चलेगा कि मेरा राजा मेरे लिए जो पॉलिसी बना रहा है वो संबंध पूर्वक है कि नहीं, या उसका जो चरित्र है वो जो ठीक ठीक दिखाई देगा। उसके आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि राजा ने मेरे लिए जो किया है वो उचित है या उचित नहीं है। जब मैं अपने में जांच परख करके किसी नतीजे पर पहुंचता हूं, उसके आधार पर मैं अपने राजा से खुलकर बात भी कर सकता हूं कि ये पॉलिसी मेरे अर्थ में नहीं है, या मेरे अर्थ में ठीक नहीं है, या बहुत सारे लोगों का इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हो सकते हैं। तो जब सही गलत की समझ अपने में बनती है तो मैं अपने राजा से आंख मिलाकर बात कर सकता हूँ। मैं बात करके उसको निर्णय लेने के लिए मैं उसको मोटिवेट कर सकता हूँ कि ये ये जो पॉलिसी है इसमें इस तरह के बदलाव करने की आवश्यकता है, इस तरह का बदलाव किया जा सकता है। तो ऐसा हिम्मत वाला काम वही कर सकता है जिसके अंदर अपने में जांच परख करने की क्षमता हो। तो जब अपने में जांच परख कर पाएंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। इसलिए राजा और प्रजा, इसी तरह से जब राजा और प्रजा के बीच के संबंध की बात करते हैं तो उसमें व्यापार एक बड़ा शब्द है। व्यापार की भी नीतियां होती हैं। तो व्यापार की जो नीतियां होती हैं उसको आज के समय में देखें तो राष्ट्र में ऊंचे पदवी पर बैठे हुए राजा, जिसको हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले हायर अथॉरिटीज, पुलिस में हायर रैंक वाले, सेना में हायर रैंक वाले, जो भी अपनी ऊंची पदवी पर होते हैं वो उसको पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं या पॉलिसीज बनाने का काम करते हैं। तो जो पॉलिसीज बनती हैं वो पॉलिसीज में संबंध का भाव है कि नहीं, वो इन सब पे डिपेंड करता है। तो अगर इन सब में संबंध का भाव होगा तो पॉलिसीज ठीक ठीक जाती है। तो जो पॉलिसीज बनती हैं व्यापार के लिए उसके कुछ नियम होते हैं। उस नियम के आधार पर संबंध का अगर भाव होगा तो प्रजा को के हित को ध्यान में रखकर वो नीतियां उस पर बनेंगी। तो क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है इस पर ध्यान जाए संबंध के अर्थ में, तो मेरे प्रजा के हित में क्या है क्या नहीं है उसके आधार पर व्यापार के लिए भी नीतियां बनाई जा सकती हैं।
ठीक है, तो अर्थ नीति, धर्म नीति, काम नीति, जो भी अलग अलग नीतियां हैं उन सब पर बात की जा सकती है। बात करके जो ठीक ठीक नीति है वो संबंध पूर्वक जो सबके लिए हो वो बनाई जा सकती है, और उससे राजा का जो चरित्र है या जो भी हायर अथॉरिटी है उसका जो चरित्र है वो प्रजा की नजर में ठीक होता दिखाई देता है और प्रजा सुख को महसूस कर पाती है। ऐसी स्थिति में जब चरित्र ठीक दिखाई देता है तो कभी कभी कोई सुविधा की कमी होने की वजह से नीतियों के फेल्योर होने की की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तब भी प्रजा राजा पर भरोसा करके ये कह सकती है कि चलो हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है, हम कम सुविधा में भी काम चला सकते हैं, और इस तरह से वो अपने राजा के साथ कनेक्ट होकर सुखपूर्वक एक राष्ट्र में जीते हुए राष्ट्र की ठीक ठीक भागीदारी में अपना सहयोग भी कर सकता है। तो चीजें ठीक होती हुई दिखाई देती है। इसलिए सही समझ, विचारों पर ठीक ठीक नियंत्रण और उससे जो मेरा कार्य व्यवहार है वो ठीक हो जाए, और ये सबके लिए दिखाई देता है। लेकिन राजा में हो जाए तो प्रजा में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से संबंध पूर्वक जी पाए, इस पर भी नीतियां बनाने की आवश्यकता दिखाई देती है। तो यही एथिक है, यही एथिक्स है। एथिक्स क्या है? मेरा चरित्र जो मेरा बनता है, मेरी जो पॉलिसीज जो मैं बनाता हूँ, मेरे में क्या चल रहा है, मेरी समझ कितनी है, ये सब ह्यूमन कंडक्ट और ह्यूमन एथिकल कंडक्ट है। इन सब पे आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मानवीय जो आचरण है, अब ये हमारा डेफिनिट है कि नहीं, तो इसको देखने जाएं। अगर मैं ठीक ठीक समझ पाता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग संबंध को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव और समझ के लेवल पर, ठीक है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, तो मैं देखता हूँ वो तो निश्चित ही है, वो इंटैक्ट है, इनवेरिएंट है, यूनिवर्सल है, सबके लिए एक जैसा होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो सबके लिए एक जैसा होगा वो सबको सहज स्वीकार्य होगा ही। एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ था कि सम्मान सबको सहज स्वीकार्य है ही। इसी तरह से शरीर को नर्चर करना ये सहज स्वीकार्य है, तो शरीर को ठीक ठीक नर्चर कर पाए तो ये तो सबको सहज स्वीकार्य है ही। सभी को सम्मान चाहिए, ये भी सबको सहज स्वीकार्य है। तो ये डेफिनिट होते हैं। तो ये ठीक ठीक समझ बन जाए, समझ के आधार पर। अब समझ अगर ठीक नहीं है तो मैं किसी का सम्मान करूंगा, किसी का सम्मान नहीं करूंगा। ठीक है, अगर समझ ठीक नहीं है तो मैं कुछ भी खा लूंगा, भले मेरे शरीर को जो रिक्वायरमेंट है वो पोषण की हो। मैं कई बार देखता हूँ बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए जाते हैं बाहर, अकेले रहते हैं, ढेर सारा पैसा कमाने के लिए पूरा का पूरा समय वो जॉब पर देते हैं। उसके अलावा जब अपने लिए समय निकालने की बात आती है तो कहीं बाहर खाना पीना खा लिया, अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते, इतने थक जाते हैं कि घर पे अपने से खाना भी नहीं बन पाता। ऐसे बहुत सारे लोगों की मैं न्यूज देखता रहता हूँ। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि भाई पैसे के चक्कर में अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, और ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। ये जो समस्या है ये एक विकट समस्या बनती जा रही है, क्योंकि पैसे में सुख खोज रहे हैं। तो पैसे में जब सुख खोजने जाएंगे तो जो शरीर शरीर के स्वस्थ रहेगा तभी तो सुख का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो भी कार्य करना हो उसको ठीक ठीक करें। अब यहाँ पर भी दो चीजें दिखाई देती हैं, एक तो कार्य करने वाला, दूसरा कार्य करवाने वाला। कार्य करवाने वाले की समझ ठीक है, संबंध भाव है, वो उसी तरह से दूसरे के शरीर से कार्य लेगा ताकि मतलब उसकी नीतियां जो होंगी वो संबंध के अर्थ में होंगे, तो उसी तरह से कार्य लेगा ताकि दूसरे का शरीर बहुत ज्यादा थक न जाए। जितनी जरूरत है उतना ही शरीर से योगदान करवाए, ठीक है, बाकी समय शरीर को और कार्यों के लिए भी लगाने के लिए उसको फ्री रखे। और मेरी समझ अगर ठीक ठीक बनी हुई है तो मेरे से जो काम करवाने वाला है उसके प्रति संबंध भाव रखते हुए कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देकर उसके बाद बाकी समय में अपने शरीर के लिए ठीक ठीक योगदान देने के लिए ठीक ठीक समय देकर मैं अपने शरीर के नर्चर करने के लिए आराम दे सकता हूँ, रेस्ट दे सकता हूँ। और इस तरह से घर पर मैं अपने शरीर के नर्सरिंग के लिए और बहुत सारी सुविधाओं को इकट्ठा करके उस पर कार्य कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं अपने समझ के अनुसार दोनों की अगर समझ ठीक रहती है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि एथिक्स जो है, एथिक्स में राजा और प्रजा दोनों की बात है। और राजा और प्रजा मतलब कोई शासक या इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब हम दो लोग काम करते हैं तो एक राजा है दूसरा प्रजा है, एक काम करवाता है दूसरा काम करता है, और वो कुछ फैसिलिटेट करता है ताकि इसकी जीविका चल सके। तो जीविका के अर्थ में कार्य करते हैं। पहले ऐसी बहुत समस्या नहीं हुआ करती थी, जॉब करने से ज्यादा लोग फार्मिंग करते थे, खेती करते थे। खेती करने में ये समस्या जनरेट नहीं होती थी, एथिक्स की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी।
लोग अपने खेतों में काम करते थे, कमाते थे, एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर कर लेते थे, उसमें प्रॉफिट वाला भाव नहीं होता था। वो सारी चीजें एब्सेंट होती जा रही है क्योंकि अब जॉब करते हैं, उससे पैसा मिलता है और उससे अनाज खरीद कर खाते हैं, इसलिए समस्या विकट होती जा रही है। बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ी है क्योंकि किसानी करने वाले ज्यादातर लोग, जब किसानों का अनहित होने लगा, ठीक है, तो जब हित अहित होने लगा तो अहित की कंडीशन में किसानी छोड़कर लोग, ज्यादातर लोग शहरों में चले आए, जिसकी वजह से रोजगार के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनता है और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। तो मुझे तो ये लगता है कि किसानों ने जो अपना क्षेत्र छोड़ा है उसकी वजह से यहाँ समस्या बनी है। लेकिन उनके अर्थ में भी बहुत कुछ किया नहीं गया, वो भी क्या कर सकते थे। जब हमारे देश में किसानी से ज्यादा दूसरी चीजों पर ध्यान जाने लगा तो उसकी वजह से लोगों ने किसानी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और उन सारी चीजों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया जिसमें लोगों को ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है। जब जैसी समझ होगी उसके अकॉर्डिंग मैं अपने लिए कुछ डिसीजंस लूंगा। तो अगर मेरी समझ ठीक होगी तो मैं ये देख पाऊंगा कि जो नियम है, निर्धारित नियम है, वो सबके लिए एक ही है और वो सबको सहज स्वीकार्य है। ठीक है, चाहे वो शरीर के भोजन के अर्थ में हो, चाहे सम्मान के अर्थ में हो। ठीक है, और सुख की भी बात करेंगे तो सुख शरीर को नहीं मिलता है, मेरे को मिलता है। सुख सही भाव में है, सुविधा से केवल शरीर को आराम मिलता है। इस चीज पर भी ध्यान चला जाए तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ ठीक हो जाती है। और जब ये ठीक होता दिखाई देता है तो उसी के आधार पर मैं विचार करता हूँ कि अब किस तरह की पॉलिसीज हों। तो पॉलिसीज के कई आधार हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पॉलिसी होगी, जैसे मैं नर्चर ऑफ बॉडी की ही बात करूं तो नर्चर किस तरह से करना है, तो मैं क्या खाऊंगा, तो मैं पिज्जा खा लूंगा, बर्गर खा लूंगा, कोई फास्ट फूड खा लूंगा, या रोटी खाऊंगा, चावल खाऊंगा, दालें खाऊंगा, या ऐसे अनाज खाऊंगा जो मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से अगर मेरी समझ सुख के प्रति या सम्मान के प्रति ठीक बनती है तो मैं पैर छूकर या हाथ मिलाकर काम चला लूंगा, या मैं अपने में सम्मान का भाव रखते हुए उसको ठीक ठीक इवेलुएट करूंगा। अगर उसकी समझ ज्यादा होगी तो मैं उससे सीखूंगा, अगर उसकी समझ कम होगी तो मैं उसकी समझ बढ़ाने के लिए उसके साथ जिम्मेदारी पूर्वक लगा रहूंगा और उसकी समझ बढ़ाने के लिए जहाँ जैसी जरूरत होगी उसमें सहयोग भी करूंगा और उसके प्रति जो कर्तव्य होंगे उसको भी पूरा करने जाऊंगा। तो इस तरह से मेरे विचारों में 2-3 ऑप्शंस आ सकते हैं, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा ठीक है उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। इसको नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर वेरीफाई करेंगे। तो देखने जाएंगे कि पैर छूना है या हाथ मिलाना है, ये सब एक्सप्रेशन के पार्ट है, उसको ठीक ठीक कर सकते हैं, या अपने में रिस्पेक्ट का भाव बनाते हुए दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्वहन कर सकते हैं। ये भी एक आधार हो सकता है। तो ये देख सकते हैं कि सहज स्वीकार्य क्या है। तो सहज स्वीकार्य तो यही, अगर किसी की समझ कम है तो उसकी समझ बढ़ाने में सहयोग करें, किसी की समझ ज़्यादा है तो उससे सीखने के लिए तत्पर रहें। इसका मतलब जो सब सम्मान का भाव है उसका पैर छूने से या हैंड शेकिंग से मुझे बहुत संबंध दिखाई नहीं देता। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं इसको जब जांच परख कर देखता हूँ तो हर बार यही दिखाई देता है कि सभी के प्रति मेरा संबंध एक समान है। और जो पॉलिसीज मैं बनाता हूँ कि कैसे करना है, उसको जब मैं एक्सप्रेस करता हूँ बाहर के वर्ल्ड में तो मेरा कैरेक्टर डिसाइड होता है, मेरा मेरा जो ये है आचरण है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कौन से लेवल पर, ये हमारा लेवल है बिहेवियर के लेवल पर, वर्क के लेवल पर, या सोसाइटी में पार्टिसिपेशन के लेवल पर। यहाँ पर जो नीतियाँ हैं हमारी पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज यहाँ पर एक्सप्रेस होती हैं। कभी कभी वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो सकती है, अर्थ नीति। ठीक है, एक प्रोटेक्शन पॉलिसी होती है, राज्य नीति, और राइट यूटिलाइजेशन पॉलिसी हो सकती है, धर्म नीति। तो धर्म क्या है, ठीक ठीक यूटिलाइज करना। धर्म प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में होता है। तो जो प्रकृति है वो मेरे अपने अंदर होती है। अगर प्रकृति की मैं ठीक ठीक प्रकृति को मैं ठीक ठीक सदुपयोग करता हूँ तो यही तो मेरा धर्म है। ठीक है, मैं उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने का प्रयास न करूँ, ये तो अधर्म का काम होता है। ठीक है, अगर मैं उसके संरक्षण की बात करता हूँ तो यही तो राजनीति है। और जब मैं उसको इनरिच करने का प्रयास करता हूँ, तो जब मैं इनरिच करता हूँ तो मैं उसको और संवर्धित कर रहा हूँ, यह अर्थनीति का कार्य है। तो ये तीनों नीतियाँ हमको दिखाई देने लगती हैं और मेरे कैरेक्टर से एक्सप्रेस होता है। और ये तीनों ही नीतियाँ जैसी मेरी समझ होगी, जैसी मेरी पॉलिसी होगी, उसके आधार पर मैं देख पाऊंगा, एक्सप्रेस होगा, वैसे ही मेरा कैरेक्टर बनता चला जाएगा। अगर मैं सेल्फ में देखने जाऊँ
तो सेल्फ में पार्टिसिपेशन को देखने जाऊं तो सेल्फ में सुख, शांति, संतोष और आनंद, इसकी भावना होती है। ठीक है, ये होना चाहिए, इसी के लिए मनुष्य प्रयास करता है। और जब मैं ये कहता हूँ कि इस सुख या शांति की व्यवस्था के लिए जब वैल्यूज की बात करते हैं, ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो संबंधों में न्याय की बात करते हैं। कि जब संबंधों में न्याय की बात करते हैं तो जो 9 भाव हैं उसको संबंधों में ठीक ठीक देख पाते हैं। तो सम्मान को ठीक ठीक समझ पाते हैं, विश्वास को ठीक ठीक समझ पाते हैं, फिर स्नेह को, केयर, गाइडेंस, रिवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव। और ये सब तो इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज हैं। और इन इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज के कुछ अ, ये आपके जनरेटेड एक्सप्रेस्ड वैल्यूज भी होते हैं। तो ट्रस्ट, विश्वास मेरे में बनता है, विश्वास किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके प्रति जो अनन्यता का भाव होता है वो दूसरे को दिखाई देता है। तो ये एक्सप्रेस्ड वैल्यूज है। तो हर एक जो आपका एस्टेब्लिश्ड वैल्यू है, जो स्थापित मूल्य है, उसके साथ एक्सप्रेस्ड वैल्यूज भी होती है। ठीक है, जो दूसरे तक पहुंचती है। तो 9 ये मूल्यों को के 9 जो स्थापित मूल्यों के 9 एक्सप्रेस वैल्यूज भी होंगे, इनको जोड़ेंगे तो कुल 18 मूल्य यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर ह्यूमन और रेस्ट ऑफ नेचर के रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पर तो ये यूटिलिटी ठीक ठीक यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, और उसका किस कला के साथ उसको हम यूटिलाइज करें, वो आर्टिस्टिक वैल्यू, वो सारी चीज़ों की बात भी करते हैं। तो 2 ये हो गई। और जब पार्टिसिपेशन की बात करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, तो जो मनुष्य में जो गुण होते हैं वो धीरता, वीरता, उदारता मीन्स परसेवरेंस, ब्रेवरी और जेनरॉसिटी, और दया, कृपा, करुणा, काइंडनेस, बेनिफिशियसनेस और कॉम्पैशन, ये 6 और गुण होते हैं। तो कुल 30 गुणों की यहाँ पर बात करते हैं। इन 30 गुणों में मनुष्य इन चारों के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है, और इन चारों को प्राप्त करने के लिए इन 9 गुणों को अपने में आत्मसात करने की आवश्यकता है। दूसरों के साथ जब एक्सप्रेस करने जाएंगे, ये 2 वैल्यूज की आवश्यकता दिखाई देती है। और जब ये ठीक हो जाता है तो इस भाव के साथ, इन 6 भावों के साथ मैं अपने आप में सुख, शांति और इस महसूस कर सकता हूँ और लॉन्गर ऑर्डर में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो शुरू कहाँ से करना है? शुरू अपने से करना है, सुख और समृद्धि के लिए। तो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप को ठीक ठीक समझकर उन भावों को अपने में आत्मसात करने की आवश्यकता है। इस कला को अपने में आत्मसात करने की आवश्यकता है। इन सब भावों को अपने में आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो ये चारों जो हैं वो ठीक हो जाते हैं और मेरा जीवन धन्य हो जाता है। तो अगर मैं सुख, शांति, संतोष, आनंद इन सब की बात करूं, तो जब मैं ये देखता हूं कि मैं व्यवस्था को पहचान पाता हूं, तो मैं देख पाता हूं कि सब कुछ अपनी व्यवस्था में है। इसको देखकर मेरे में जो भाव आता है वो आनंद का भाव होता है। ये जीवन मूल्य है। ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे जो विचार हैं, उन विचारों को मैं ठीक ठीक सही सही जगह मैं प्रस्तापित कर सकता हूँ। उसके आधार पर मैं उन विचारों को ठीक ठीक इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर उसको मैं चलायमान करने के लिए ठीक दिशा दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? ये संतोष का भाव होता है। तो संतोष का भाव यही तो है कि मेरे में जो चल रहा है, मैं उस व्यवस्था को ठीक ठीक समझ पाऊँ और उसी व्यवस्था के अर्थ में मैं अपना कार्य और व्यवहार करूँ। तो फिर ये नहीं रहेगा कि व्यवस्था के अर्थ में अगर मुझे कुछ दिखाई देता है तो ये भाव में नहीं रहेगा कि मुझे ये भी पाना है, ये भी पाना है, बल्कि मैं ये देख पाऊंगा व्यवस्था से जितना मुझे मिलना था उतना मुझे मिल गया। यही तो संतोष का भाव होता है। तो मैं व्यवस्था को पहचान कर आनंदित होता हूँ और व्यवस्था को पहचान कर अपने विचारों को उसी व्यवस्था के अधीन करता हूँ। ये संतोष का भाव है। और जब मैं अपने विचारों को मैं देखने जाता हूँ तो मेरे विचारों में कोई विरोध का भाव नहीं होता, सब जगह संबंध का भाव होता है। तो संबंध भाव को देखने जाता हूँ तो यही शांति का भाव है। और इस व्यवस्था को मैं वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसा ये है, तो मेरे में सुख का अनुभव होता है। तब मैं ये देख पाता हूँ कि तो व्यवस्था के अर्थ में ही है और दूसरे की समझ ही कम है, इसलिए मुझे उसका दुख नहीं मिलता, उसका सुख मिलता रहता है। और इस तरह से सुखी होते हुए जब मैं दूसरों के लिए कुछ कार्य करने जाता हूँ तो धीरता के साथ, मतलब अगर किसी के पास कोई चीज, अब मेरे पास अगर कोई चीज नहीं है तो मैं उसकी संवर्धन के लिए मैं अपने में प्रयास करता हूँ
किस चीज़ के लिए? मैं चारों लेवल पर अपनी समझ को बढ़ाने के लिए प्रयास करता हूँ, ये मेरी धीरता है। इसी तरह से चारों लेवल पर समझ बढ़ाकर मैं दूसरे के सहयोग के लिए भी मैं प्रयास करता हूँ, ये वीरता है। और इस सहयोग की भावना में मैं अपना तन मन धन तीनों न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता हूँ, ये उसके प्रति उदारता है। ये सब मेरे में होता है। इसी तरह से जब मैं उदारता दिखाने जाता हूँ तो किसी के पास अगर समझ बिल्कुल नहीं है तो पहले उसकी समझ पर काम शुरू हो पाए उसके पहले जो काम करना होता है वो दया है। ठीक है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ उसको दे दूं, ताकि जैसे एक भिखारी है तो भिखारी के पास अगर कटोरा नहीं होगा तो मैं दूंगा कहाँ? तो उसको पहले कटोरा तो दे दिया जाए, तो कटोरा मिल जाएगा तो फिर वो उस पर कुछ ले सकता है। तो ये दया का भाव है। ठीक है, उस कटोरे में मैं कुछ उसके प्रति कुछ कर पाऊँ तो ये कृपा का भाव है। फिर मैं ये देख पाता हूँ कि सुविधा के साथ साथ उसके संबंध पर और काम करने की आवश्यकता है। अब उसको इन दोनों चीजें मिल गई, जिसमें वो सुविधा इकट्ठा कर सकता है और सुविधा वाली चीज भी मैंने दे दी, तब समझ के लिए मैं काम कर सकता हूँ। तो जब मैं इस भाव के साथ जाता हूँ कि उसकी समझ भी ठीक हो जाए, ताकि वो ये देख पाए कि वो जो कर रहा है वो ठीक है कि नहीं, या वो क्या कर सकता है, उसकी समझ उसके प्रति बन जाए, तो उसके प्रति मेरे में जो भाव आता है वो करुणा का भाव होता है। इन 6 भावों के साथ मनुष्य मानवीय व्यवस्था में अपना योगदान करता है और इस तरह से संबंध पूर्वक जीते हुए अपने और दूसरे के समझ को बढ़ाकर उसमें जीने का करने का प्रयास करता रहता है। जब संबंध पूर्वक जीने जाते हैं ये सारे भावों के साथ ये देख पाते हैं कि ये 9 जो मूल्य हैं, जो 9 भाव हैं, ये मेरे में समाहित होने की आवश्यकता है। तब मैं चीजों को ठीक ठीक समझ पाऊंगा और मेरी समझ धीरता मेरी बन पाएगी। तो अगर ये मेरे में बन पाता है तो विश्वास मेरे में बन पाता है, तो मैं दूसरे को समझने के लिए तैयार होता हूँ। सम्मान का भाव आता है तो धीरता पूरी होती है। स्नेह के भाव के साथ मैं जब दूसरे के लिए कुछ प्रयत्न करने जाता हूँ तो ममता और वात्सल्य भाव के साथ मैं उसके लिए कुछ प्रयास करता हूँ, ये वीरता का भाव होता है। और यहाँ पर अगर तन मन धन तीनों से मैं उसके प्रति कुछ प्रयास करने चला जाता हूँ, अपना ध्यान, मेरा कोई क्या नुकसान हो रहा है उसका ध्यान न रखते हुए, तो ये उदारता का भाव होता है। ये सारे भाव में प्रेम का भाव है, ये प्रेम का भाव तो समाहित है। इसी प्रेम के भाव के साथ ये तीनों भाव को पूरा करने जाता हूँ। और इसी तरह से जब दया कृपा करुणा करने जाता हूँ तब भी इन सारे भावों की आवश्यकता होती है। मतलब इन भावों के बिना तो यहाँ पर कुछ करने का स्पेस दिखाई नहीं देता है। और इस तरह से अगर कोई मेरे प्रति कुछ प्रयास कर पाता है या किसी ने किसी श्रेष्ठता के लेवल पर कुछ प्रयास किया है तो उसके प्रति श्रद्धा गौरव और कृतज्ञता का भाव मेरे में दिखाई देता है। ये भाव मेरे में समाहित होते हैं, ये भाव कोई और नहीं देख सकता। ये तो भाव हैं ही, लेकिन इन भावों के अर्थ में जो दूसरे भाव दिखाई देते हैं मेरे कार्य और व्यवहार में, वो है सौजन्यता। जब मैं दूसरे के प्रति अनन्यता का भाव रखता हूँ, सौजन्यता का भाव रखता हूँ, ठीक है, तो सम्मान जो है वो मेरे में समाहित है। और उसको दिखाने के लिए मैं आदर भाव, पैर छूना, हाथ जोड़ना या किसी और तरीके से शिष्ट भाव से मैं उसके साथ जब संपर्क करता हूँ तो आदर भाव है। ठीक है, जब मेरे में स्नेह भाव होता है तो मैं तत्परता के साथ उसका सहयोग करने के लिए तैयार रहता हूँ, ये निष्ठा का भाव है। जब मेरे में ममता का भाव होता है तो ममता के भाव से मैं उसके प्रति जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने जाता हूँ। और वात्सल्य भाव से भी, ये उदारता और सहजता ममता और वात्सल्य के साथ एक साथ दिखाई देते हैं। जब मेरे में श्रद्धा का भाव होता है तो मैं उसके प्रति जो भाव रखता हूँ पूज्यता का भाव होता है। जब मेरे में गौरव का भाव होता है तो मैं उसके प्रति सरलता पूर्वक मिलने जाता हूँ। जब कृतज्ञता का भाव होता है तो मैं उसके प्रति सौम्यता का भाव रखता हूँ। जब प्रेम का भाव होता है तो मैं अनन्य भाव से उससे मिलने जाता हूँ। और जब प्रेम भाव होता है तो मैं देख पाता हूँ सबके प्रति मेरा सम्मान एक जैसा होगा, सबके प्रति मेरा विश्वास एक जैसा होगा, तो मैं सबके प्रति एक समान संबंध का अनुभव कर पाता हूँ। जब मैं उन वस्तुओं के प्रति मूल्य की बात करता हूँ तो मैं देख पाता हूँ वस्तु की कितनी उपयोगिता है और उसमें क्या किस तरह का मैं कला का उपयोग कर सकता हूँ। ये सारे मूल्य हैं, ये सब अलग अलग मूल्य हैं, जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य। इन मूल्यों पर बात की जा सकती है। इसको अभी हम लोग इंग्लिश में भी यहाँ पर देख रहे थे और वही चीज यहाँ पर हमने हिंदी में देखी है। अब दूसरी जो चीज जिस पर डिस्कशन करना है ह्यूमन वैल्यूज हो गया। तो ह्यूमन वैल्यूज में 6 तरह के मूल्यों की हमने बात की, 6 वैल्यूज है ना। अब हम पॉलिसीज की बात करेंगे। तो पॉलिसीज किस लेवल पर बात करेंगे? अपनी फीलिंग और विचारों के आधार पर बात करेंगे कैसे करना है। और जब इसको देखते हैं, देखने जाते हैं
तो ये देखते हैं मेरे विचारों में संबंध का भाव है कि नहीं। तो संबंध का भाव होगा तो सेल्फ, बॉडी और फिजिकल फैसिलिटीज, तन मन धन, ये जो मन तन और धन है, इन तीनों के एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन का भाव है कि नहीं है। तो जो भाव होता है उसी के आधार पर कुछ नीतियां बनती हैं। तो सेल्फ के आधार पर देखने जाएं तो सही समझ और सही भाव, बॉडी के आधार पर देखने जाएं तो नर्चर और प्रोटेक्शन, फिजिकल फैसिलिटीज के आधार पर देखने जाएं तो ऐसा प्रोडक्शन जो इकोलॉजिकल हो, जो हमारे नेचर के अर्थ में। तो इस तरह से जब ये तीन नीतियां हम अपने में बना पाते हैं, जब सही सही समझ मेरे में होती है तो ये हमारा हो जाता है। जो हमारे में सही सही समझ बनती है, ये सही समझ मेरे में अपने में बनती है, ठीक है। ये सुख का अनुभव हमको कराता है, सुख का अनुभव कराता है। इस भाव के साथ जब मैं सुविधाओं के संवर्धन के या समझ के संवर्धन के लिए प्रयास करता हूँ कि अर्थनीति है। तो अर्थनीति केवल धन नहीं है, अर्थनीति का मतलब मेरी समझ से ही नहीं है। लेकिन आज के समय में अर्थनीति को केवल धन से समझ लिया है, जो समस्या बनती जा रही है। प्रोटेक्शन पॉलिसी, राज्य नीति, राज्य में सभी सुरक्षित रहें, सोसाइटी में भय नहीं होना चाहिए, इसी पर बात की जाती है। तो भय न हो, सबके प्रति प्रोटेक्शन हो। तो अगर प्रोटेक्शन ठीक ठीक होता है तो राज्य नीति संरक्षण की नीति है। और चीजें हैं उसका ज्यादा ठीक ठीक उसका यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक ठीक यूटिलाइजेशन हो पाएगा तो जो भी जहाँ जिस ऑर्डर से हम चीजों को ले रहे हैं उस ऑर्डर के ऊपर बहुत प्रेशर नहीं पड़ेगा और वहां पर सब चीजें ठीक होती दिखाई दे सकती हैं। तो इस तरह की नीतियां बन सकती हैं। तो ये मेरे विचारों में ठीक ठीक हो सकता है। तो उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट, इवैल्यूएशन, इन सब पे बात की जा सकती है। तो इसमें सदुपयोग ही प्रधान है। अगर चीजों का सदुपयोग ठीक ठीक हो तो तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोग में तो संरक्षण और संवर्धन की बहुत आवश्यकता दिखाई नहीं देती है। सदुपयोग मतलब राइट यूटिलाइजेशन। तो अगर ठीक ठीक उपयोग होगा तो बहुत ज़्यादा इसका दुरुपयोग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिससे संरक्षण के प्रति और संवर्धन के प्रति बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना पड़ेगा। जैसे पेड़ पौधे का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो सदुपयोग करेंगे तो कम पेड़ पौधे कटेंगे, तो ज़्यादातर तो अपने आप प्रोटेक्टेड हो गए ना, या उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी तो संवर्धित करने की भी आवश्यकता दिखाई नहीं देगी। तो सदुपयोग का अर्थ ही है सुरक्षा और संवर्धन। इसलिए धर्म नीति से चलने की आवश्यकता दिखाई देती है। और तीसरा है कैरेक्टर। जो हमारे में नीतियाँ चलती हैं, तीनों नीतियाँ, वो एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे। तो जब एक्सप्रेस करने जाते हैं तो दयापूर्ण भाव के साथ उसको एक्सप्रेस करने जाते हैं। तो जब मेरा कार्य व्यवहार होता है वो संबंध के अर्थ में है कि नहीं, और संबंध के अर्थ में क्या, मानव संबंध के अर्थ में है कि नहीं, और श्रेष्ठ प्रकृति के साथ संबंध के अर्थ में है कि नहीं, मतलब ह्यूमन फ्रेंडली और इको फ्रेंडली। ये दोनों चीज़ों के साथ अगर मैं ठीक ठीक देख पाता हूँ मेरा कार्य व्यवहार, तो ठीक होता दिखाई देता है। फिर ठीक तरीके से वेल्थ का एक्यूमुलेशन कर सकें, स्वधन, ठीक है। और फिर स्व नारी और स्व पुरुष संबंध का भाव रखते हुए अपनी नारी अपनी पुरुष, जो समाज ने कुछ मान्यताएं बना रखी हैं विवाह के प्रति, परिवार के प्रति, उसमें स्व नारी और स्व पुरुष का ध्यान रखते हुए बाकी सभी को समान भाव से देखते हुए उन सबके प्रति एक जैसा कर्तव्य करने की आवश्यकता दिखाई देती है। तो इस तरह से जब देखने जाएंगे तो दूसरे की तरफ बहुत ध्यान जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि दूसरे, तो जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ अपने लिए ही, अपने ही तक ही सीमित कर सकते हैं, वो अपने तक ही रखने की आवश्यकता है। तो अपना धन क्या है, अपनी नारी और अपने पुरुष पर ध्यान जाए। इसके अलावा बाकी सारा शेष जीवन दूसरों के प्रति संबंध पूर्वक व्यतीत करने की आवश्यकता है। तो संबंध होगा, इन सबके अलावा और कहीं पर जब ध्यान जाएगा तो उसमें सबके प्रति समान रूप से विश्वास और सम्मान का भाव दिखाई देता रहेगा। तो इस तरह से चरित्र मेरा ठीक होता है क्योंकि मेरे में संबंध का भाव है, तो दूसरे किसी एक के प्रति मोह का भाव दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो अगर प्रकृति के द्वारा कोई कार्य किया है तो मुझे जो मिला है वह स्वधन है। समाज द्वारा स्वीकृत पति पत्नी संबंध है वही स्वनारी स्वपुरुष है। इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो मानव हैं, उनके प्रति एक समान व्यवहार, कार्य व्यवहार करने की आवश्यकता दिखाई देती है। और इस तरह से सबके प्रति उभय सुख और उभय समृद्धि का भाव हो सकता है। और दयापूर्ण कार्य की वजह से एक दूसरे के प्रति सही व्यवहार से कार्य करते हुए उसमें भी पात्रता विकसित कर सकते हैं। वह भी सही चीजों को समझने के लिए तैयार होता है।
तो आज के लेक्चर को पहला पार्ट है ये जो प्रोफेशनल एथिक्स का, इसको अभी यहीं पर रोकते हैं और दूसरे पार्ट में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरे पार्ट के साथ कल नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।